नमस्कार, सवाल इंडिया के में स्वागत है आपका। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है योगी कैबिनेट से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में 2 दिन में ये दूसरे मंत्री हैं दारा सिंह चौहान जिन्होंने इस्तीफा दिया है। पहले हैवीवेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है। वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं। यूपी के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान हैं। दलितों, पिछड़ों, किसानों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। ये ठीक वैसी स्क्रिप्ट आपको समझ में आएगी जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखी है। और ये एक बड़ा परिवर्तन है जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है कि एक के बाद एक कई लोग जा चुके हैं। 2 मंत्री और मिलाकर 6 विधायक अब तक बाय बाय कर चुके हैं, कह चुके हैं बीजेपी को। हमारे साथी सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। सौरभ, बताएं, दारा सिंह चौहान का प्रोफाइल बताएं और ये भी बताएं कि क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य की टीम के हैं। देखिए, बिल्कुल ये स्वामी प्रसाद मौर्य के टीम के हैं। 2 बार सांसद रह चुके हैं। एक बार लोकसभा सांसद थे, इन्होंने घोषी से लोकसभा सांसद थे पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये नोनिया राजपूत तबका से आते हैं। ये भी जो पिछड़े जाति हैं उससे आते हैं और एक मजबूत पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के नेता हैं। तो जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर लगातार बीजेपी नजर बनाई हुई थी, उसको एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही। स्वामी प्रसाद मौर्य के ही बेहद करीबी माने जाते हैं। और आपको बताएं कि दारा सिंह चौहान जो हैं वो 2 बार बीएसपी से रहे हैं सांसद। उसके बाद ये बीजेपी 2015 में आए थे। 2015 में 2017 में इन्हें मधुबन सीट जो मऊ पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो सीट दी गई थी, जहां से ये चुनाव दी थी। उसके बाद इनको वन मंत्री बनाया गया था, वन पर्यावरण और जूलॉजिकल गार्डन का मंत्री बनाया गया था। और उसके बाद लगातार ये भी नाराज चल रहे थे और इनके समाजवादी पार्टी जाने की अटकलें भी काफी तेज हो गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे के ये मंत्री हैं और विधायक भी हैं। और 14 तारीख को जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो ज्वाइन करेंगे और ये वो ऐलान करेंगे कि उनकी रणनीति क्या होगी। तो रणनीति का हिस्सा दारा सिंह चौहान भी होंगे, अभिषेक। और हो सकता है कि ये सभी लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जाएं, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा 2 दिन का। फिलहाल आपको ये बताएं कि दारा सिंह चौहान है, ये जब कल स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा अपना लिख रहे थे तो उस वक्त वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही मौजूद थे, लेकिन फिर वो बाद में निकल गए। लगातार बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान को मनाने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन बीजेपी की वो कोशिशें नाकाम रहीं। कल रात से ही मान मनोबल का दौर चल रहा था। दारा सिंह चौहान को दिल्ली भी बुलाया गया, उनको फोन किए गए, काफी कुछ किया बीजेपी ने, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम रही। यही वजह है कि 2 दिन का वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबको दिया है कि वो 14 तारीख को बताएंगे। तब तक वो जो झटके ऐसे जो दे रहे हैं वो और झटके देंगे। हो सकता है कि कल एक और मंत्री हमें योगी कैबिनेट से जाते हुए नजर आए। कल मेरी जब बात हो रही थी 4 बजे तो संकेत से हमने यही बोला था कि अगले 24 घंटे में एक और मंत्री छोड़ेगा। और मैं फिर बोल रहा हूं आज कि कल अगले 24 घंटे में, कल जब हम लोग शाम को 4 बजे बात करेंगे तो एक नए मंत्री के इस्तीफा की बात करेंगे। तो फिलहाल एक और मंत्री जो है जल्द योगी कैबिनेट छोड़ करके आ सकते हैं। दारा सिंह चौहान नोनिया राजपूत तबका से आते हैं, पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता हैं और बीजेपी को एक तगड़ा झटका स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। दारा सिंह चौहान को अपने साथ ले आए हैं। बिल्कुल। और आदित्यनाथ योगी सरकार जो है उसे झटके किश्तों में लग रहे हैं, एक के बाद एक। और ये झटके सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य की टीम के हैं या कोई और भी है जो बाहर निकलेगा, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। जो जिनसे हम बात कर रहे थे, सौरभ हमसे बात कर रहे थे, तो सौरभ से हम जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए आप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। ट्विस्ट लाने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए उन्होंने कल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है कि आपने बीजेपी की मेंबरशिप से यानी बीजेपी की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है अभी? अरे, भूचाल लाने के लिए केवल मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा ही काफी है। आगे भी और भी औपचारिकताएं हो जाएंगी, लेकिन आज जो आवश्यकता थी, कुंभकर्णी नींद सोने वाली भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध,
मैंने अपने विरोधी के माध्यम से दर्ज कराया। पहले भी उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात समय समय पर रखता रहा, लेकिन सत्ता के उन्माद में, घमंड में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेता बात को अनसुनी करते रहे, तवज्जो नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से उनकी कुंभकर्णी नींद इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदार है। आज मैंने जनता के हितों की रक्षा के लिए बहुत सोच समझ करके अपना राजनीतिक फैसला किया है, और ये राजनीतिक फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार के ताबूत का अंतिम कील होगा। सर, राजनीतिक फैसला क्या है? कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत है। उसका मतलब क्या है कि आपने उनका स्वागत स्वीकार किया या फिर नहीं किया? क्या करें? मेरे इस्तीफे का स्वागत कोई करेगा, मैं उसको धन्यवाद दूंगा। हमारे इस्तीफे का कोई भी स्वागत करेगा, हम उससे धन्यवाद देंगे। हजारों कार्यकर्ता आ रहे हैं, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं अभी? 14 जनवरी को वो भी तय हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? तो 2 दिन क्या करेंगे? आज कल 2 दिन हम अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से, जो हजारों की तादाद में कल से लगातार आ रहे हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनकी बात को सुन रहा हूँ, उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। और जो नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनसे टेलीफोन पर संपर्क करके उनसे बात करके उनकी भावनाओं को जानकारी ले रहा हूँ। कल शाम तक मैं अंतिम निर्णय की स्थिति में पहुंच जाऊंगा और 14 जनवरी को उस फैसला को सुना दूंगा। सर, संघमित्रा जी आपकी बेटी भी है, बदायूं से सांसद भी है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मंत्री पद छोड़ा है, बीजेपी नहीं छोड़ा है। वो भी आपके साथ आएंगी? देखिए, वो बदायूं की सांसद है, उसका अपना फैसला है। मैं किसी से राय मशविरा करके, किसी से पूछ करके और किसी को आमंत्रित करके अपना फैसला नहीं लेता हूँ। ये फैसला सरकार में मंत्री मैं हूँ और मंत्रिमंडल से इस्तीफा मैंने दिया है। कौन देता है कौन नहीं देता है ये वक्त बताएगा। आज तो सिर्फ मैंने इस्तीफा दिया है। सर, केशव मौर्य जी को जिम्मेदारी दी गई है आपको मनाने के लिए। उन्होंने ट्वीट भी किया कि बैठ करके बात कीजिए। केशव मौर्य जी ने आपको फोन किया? बीजेपी के नेता आपको फोन कर, उनके फोन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? देखिए, केशव मौर्य जी भले डिप्टी सीएम है, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं। वो स्वयं बेचारे की हालत में 5 साल बिताए हैं, इसलिए मुझे उन पर तरस आती है। हमें उन पर कुछ नहीं कहना है। अब वो बेचारे की हालत में रह सकते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो सम्मान स्वाभिमान के साथ हमेशा राजनीति किया है, वो बेचारा की हालत में कभी नहीं रह सकता। बीजेपी नहीं जाएंगे अब वापस? वो बेचारा की हालत में नहीं रह सकता है। मतलब बीजेपी जाएंगे कि नहीं वापस जाएंगे? जिस चीज को एक बार किक किया, स्वाभाविक रूप से वहां आने जाने कोई प्रश्न नहीं। आखिरी सवाल आपसे, 14 तारीख को आप बताएंगे। अब लोग ये कह रहे हैं, कल से जब से आपने इस्तीफा दिया, तमाम सोशल मीडिया पे राजनीतिक वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लोगों का टिकट कट रहा था, तो अब जो है अंत समय पर उन्होंने 4 साल तो सत्ता का सुख भोगा और आखिरी में जब चुनाव की बारी आई तो छोड़ के चले गए। वो शख्सियत है जिसको चाहते हैं टिकट दिलाते हैं, जिसको चाहते हैं टिकट नहीं चाहते, जिसको नहीं चाहते नहीं मिलता, जिसको चाहते हैं मिलता है। और कहीं भी रहे उनकी हैसियत कोई नजरअंदाज नहीं करता। टिकट बातें नहीं होती है, बात टिकट की महत्व नहीं है। अच्छा, 5 साल तक फिर यही जनविरोधी नीति का हम साथ दें, जिसका हम अभी तक विरोध करते रहे। उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार अपनी बात करते रहे और बात अनसुनी करने के बाद टिकट के लालच में, मंत्री पद के लालच में फिर से हम इनका पाप ढोएं। ठीक है सर। ये एक धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, कई मंत्रियों के आने की बात हो रही थी, तो 14 तारीख को ही बताएंगे या फिर जो भी आएगा 14 तारीख को उसका फैसला आपके सामने रहेगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका कहना है 14 तारीख को वो बताएंगे कि राजनीतिक तौर पर वो क्या करने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जाएंगे या नहीं जाएंगे। अखिलेश को लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया है कि उनका स्वागत कर रहे हैं अखिलेश यादव। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य आगे क्या करें इसका सवाल, इस सवाल का जवाब 14 तारीख को वो यहीं पर अपने घर पर देंगे। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो राजनीति में भी संक्रांति का वक्त आने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 14 तारीख को वो सब कुछ को देखने को भी मिलेगा। संक्रांति का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब ग्रह भी अपनी दिशा बदल रहे होते हैं, सूर्य अपनी दिशा बदल रहा होता है। तो बड़ा सवाल यह है कि जब तमाम न्यूज चैनल और अखबारों के सर्वे में जो पार्टी सबसे आगे दिखाई दे रही हो, उसमें इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है। और दूसरा बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है, ये जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसमें क्या बीजेपी के राज में पिछड़ गए थे और वो जो आवाज अब सुनाई देने लगी है, उस आवाज को क्या लंबे समय से अनसुना किया जा रहा था। और एक और बड़ा सवाल, बीजेपी के जो रामबाण थे, क्या उससे ही सिर्फ सत्ता बच पाएगी या बीजेपी के पास अब ऐसा कोई रामबाण नहीं बचा है जिससे वो अपनी सत्ता बचा पाए। तो इस खास कार्यक्रम में सवाल इंडिया के में हमारे साथ निर्मल पाठक जी हैं, एडिटर हैं, भाषा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, महेश वर्मा जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, और घनश्याम तिवारी जी की जगह हमारे साथ अब डॉक्टर अजीज खान जुड़ चुके हैं,
बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल बीजेपी से, महेश वर्मा जी, आप लोग तो 80-20 की बात कर रहे थे, लेकिन 80-20 की बात करते करते अब तो आप 45 के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 45% ओबीसी है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो बनाया जा रहा है कि अब आप 45 के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जो भी नेता जा रहे हैं वो कह रहे हैं आप दलित और पिछड़ों के खिलाफ वाली सत्ता चलाते हैं। देखिए अभिषेक जी, ये जो प्रयोग है या इस तरह की जो एक राजनीतिक इक्वेशन या ये परसेप्शन जो बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास जो है ऑलरेडी 2017 में जनता जो है इनको इसी बात के लिए रिजेक्ट कर चुकी है, जब बउआ और बुआ और कांग्रेस और तमाम लोग इकट्ठे होकर चुनाव लड़े। उस समय तो ना हमारे काम थे, ना हम इस तरह से चीजों को कहीं हम दावा करते थे कि हमारे पास कुछ है। हमारे पास जो कुछ भी था हमारी अपनी रेपुटेशन थी, हमारा अतीत था, हमारा संगठन था, हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे नेता थे। अब सवाल यह है कि ऐसे में जो हमारे पार्टी में आए उनको हमने जितना मान सम्मान देना चाहिए था हमने उन्हें दिया। उनको लगा कि वो एक नॉन परफॉर्मर की तरह हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अब वो किस वजह से, क्या कारण था, और अगर वो एक स्थापित लीडर हैं, बहुत बड़े एक चेहरे हैं अपने समाज के, अपने वर्ग के, अपनी जाति के, तो उनको किसी पार्टी की जरूरत क्या है? वो अकेले काफी है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से जनता के मन में तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है ना कि जो आदमी 5 साल तक बीजेपी के साथ रहा, अचानक उसको आज बीजेपी में बुराई क्या दिखाई दे रही है, और आज वो बीजेपी को भला बुरा कह के। लेकिन अगर आपको ऐसी बिल्कुल महेश जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन ऐसा क्या वजह हुई कि आपके एक बड़े स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पहले ट्वीट किया था मौर्य जी के जाने पर, फिर उसके बाद उसे डिलीट किया गया। आपके यहाँ पे जो नेता हैं वो भी ऐसे खुल के नहीं बोल रहे हैं कि जी स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलू हैं या मौका परस्त हैं। ये तमाम चीजें, शब्दों का इस्तेमाल तो आप लोग अभी कर नहीं रहे हैं। आप लोग तो उनको मनाने में जुटे हुए हैं, उनके लिए केशव प्रसाद मौर्य अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं आइए टेबल पर बैठिए। तो आप लोगों को तो एक लगता है कि पिछड़े नेताओं के जाने का जो नुकसान है उसको आप लोग सूंघ पा रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, एक बात मैं आपको बताऊं, किसी भी पार्टी से कोई भी नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर का एक पद पर थे, उनको पार्टी ने मान सम्मान दिया। वो हम यही उनसे अपेक्षा करते थे कि भाई पार्टी को जो है उनके लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक नीति और जो नीयत है वो जनसेवा की है, उसमें कहीं ना कहीं वो भी हाथ बटाएंगे, वो भी कोशिश करेंगे। ऐसे समय में उनका साथ छोड़ना हमें तो मर्माहत करता ही है, हमें मायूसी प्रदान करता ही है। और हम क्यों नहीं चाहेंगे? हमने उनको जब 5 साल अपने साथ जोड़ के रखा, अपने साथ सारी चीजें, तो हमारी स्वाभाविक, हमारा ये तो बनता है ना, हक अधिकार तो बनता है ना कि हम उनसे कहें कि साहब 5 साल तो आप हमारे साथ रहे, एज ए मिनिस्टर आपने सब चीज, आपको मान सम्मान, आपको पद प्रतिष्ठा, हमने सब चीज दिया। अब ऐसी क्या बात हो गई जो आज के डेट में हमारे में कोई ऐसी कमी हो तो वो तो बताइए कम से कम। ये तो पूछना हमारा फर्ज बनता है ना। मैं अगर आप मुझे गाली दे रहे हैं की ओर, वैसे बिल्कुल उन कमियों की ओर वैसे महेश वर्मा जी इशारा किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब एनडीटीवी से बात की कि वो अलग अलग मंचों पर बात उठा रहे थे। तो डॉक्टर अजीज खान, आपसे समझना चाहते हैं कि आप लोग भले ही एक किस्म का अलायंस स्टिच करने की कोशिश कर रहे हो छोटे छोटे दलों को, लेकिन महेश वर्मा जी का कहना भी कुछ हद तक जायज लगता है कि आप लोगों ने, ऐसा तो है नहीं कि ये प्रयोग पहले नहीं किया है, आप लोगों ने तो पहले एक बड़ा प्रयोग किया था, वो भी धराशायी रहा था बीजेपी के खिलाफ। तो अब की बार आप ऐसे इस प्रयोग में ऐसा क्या नया कर रहे हैं जो पिछली बार से अलग है? देखिए अभिषेक जी, 2-3 बड़ा अहम बात है। अभी मैं सुन रहा था महेश वर्मा जी को, उन्होंने जो सच वाली बात थी वो नहीं की, जो सच्चाई है उसका बयान नहीं किया। देखिए ये लड़ाई किस चीज की है, इसको हमें आपको समझना होगा। लड़ाई है सम्मान की, अभिमान की, और वो सम्मान और अभिमान, देखिए आपने देखा कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा कि ये दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों का अपमान हुआ। यानी बड़ी उम्मीद के साथ इस वर्ग ने बीजेपी को वोट दिया, सरकार बनाई,
लेकिन उसी सरकार ने क्या किया, उपेक्षा ठीक किया। है, अब बात ठीक है। समझिए इस बात को, उपेक्षा किया। यहां सवाल नहीं उपेक्षा नहीं, आप का मेरे है। सवाल पे आइए ना सर। जी आ रहा हूं मैं सर, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। और एक बात समझे आप कि इससे पहले आपने कहा आपने प्रयोग किया, हमने साहब नहीं प्रयोग किया, इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए, वायदे किए, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ठीक है, शोषित हो, ठीक वंचित है, हो, उनको ठीक दिखाया है, कि इनको ठीक है जी सम्मान साहब, देंगे। मैं आपकी बात लेकिन समझ गया, इन्होंने बिल्कुल। सम्मान आप देने के इनके बजाय आप उनको इन्होंने अपमान निर्मल किया जी, उनका। मैं निर्मल जी से समझने की कोशिश करता हूँ। निर्मल जी, क्या ये जो भगदड़ है ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग की है कि मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके वफादार छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी के दामन? क्योंकि हो सकता है उनको राजनीतिक जो नेगोशिएशन है उसमें उतना नहीं मिल पाया जितना वो चाह रहे हो, तो या फिर हम इसे एक बड़े बदलाव की तरह देखें जिसमें अखिलेश यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो छोटे छोटे समूह हैं जिनकी अनदेखी हो गई वहां के राजपाट में, उत्तर प्रदेश में, उनका एक अलायंस जो है वो स्टिच कर पा रहे हैं, उनको एक बड़ी सी बिसात बिछा पा रहे हो? देखिए, अनदेखी हुई या नहीं हुई, ये लोग, ये तो बाद में उसका पता चलेगा, क्योंकि नेता अभी जा रहे हैं, उनके साथ उनके सपोर्टर्स या उस वर्ग के लोग भी जहां वो जाएंगे उसी पार्टी को वोट देंगे या नहीं देंगे। पर ये बात सही है कि अखिलेश यादव ने अभी तक जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जिसको कह सकते हैं आप, पिछड़े वर्ग के समुदायों का, आप देखिए उनके साथ ओम प्रकाश राजभर, जो राजभर कमेटी, जो कैर यादव, जो पिछड़ा वर्ग है उसमें राजभर हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, शाक्य हैं, ये प्रमुख हैं उसमें। और उसमें से ओम प्रकाश राजभर ऑलरेडी उनके साथ हैं। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य अगर उनके साथ जाते हैं, तो अभी तक उन्होंने कहा नहीं है कि वो जाएंगे, हालांकि वो भाजपा में नहीं जाएंगे, ऐसा भाजपा में जाएंगे अब ऐसा लगता नहीं। अदरवाइज दारा सिंह चौहान का आज इस्तीफा नहीं होता एक दिन के बाद, तो ये तय हो गया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। हो सकता है वो समाजवादी पार्टी के साथ अपना कुछ टिकटों को लेकर के बातचीत कर रहे हो, अपने उम्मीदवारों को लेकर के, कितने वो एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें उनके बेटे भी शामिल होंगे शायद। तो ये अखिलेश यादव इस मामले में अभी भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं, खास करके पिछड़ा वर्ग जो उनके साथ जुड़ रहा है उसको देखते हुए। भारतीय जनता पार्टी के पास आप देखें तो ये दोनों, उनके पास बड़ी पिछड़ी वर्ग की जातियां उनके साथ थी जो बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, जिसमें से राजभर पहले निकले, अब ये मौर्य निकले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। उनके पास अपना दल जरूर है जो दूसरा एक और बड़ा वर्ग है, लेकिन उसमें भी दो कैंप हैं, अनुप्रिया पटेल के साथ, उनके साथ हैं अभी, और दूसरे उन्होंने संजय निषाद को अपने साथ अभी तक रखा हुआ है। पर जिस तरह का ये ट्रेंड दिख रहा है उसमें पता नहीं अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसे जैसे ये टिकट का उम्मीदवारों का चुनाव होता जाएगा वैसे और भी डेवलपमेंट होंगे, कुछ इधर से भी छोड़ेंगे, कुछ उधर से भी छोड़ेंगे। और वो आपने सही कहा कि मुझे भी लगता है कि इस मामले में अखिलेश यादव अभी तक बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात नहीं हो सकती, जैसे अभी महेश वर्मा जी कह रहे थे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये भला बुरा कहने की 5 साल के रहने के बाद, पर वो उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तब बस बहुजन समाज पार्टी को भी इसी तरह भला बुरा कह के आए थे। तो जब उनके आने से अगर फायदा हो रहा है तो उनके जाने से नुकसान भी मुझे लगता है स्वाभाविक होगा। हो सकता है इन 5 साल में वो उसका मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो 5 साल पहले बहुत बड़े नेता थे वो आज उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। तो ये उसका फायदा निश्चित तौर पर वो जिसके भी अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा बिल्कुल। जी अजीत खान साहब, आपको जोड़ना चाहते हैं, आप जोड़े, फिर मेरा सवाल महेश वर्मा जी से भी। सर अभिषेक सर, मुझे मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा जवाब कंप्लीट। देखिए हम जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे, देखिए इनके डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, आप देखिए कार्यक्रम में देखिए किस कदर ये स्टूल पे बैठे हैं, आप देखिए योगी जी सोफे पे और ये स्टूल पे। सवाल इस बात का है, ये सम्मान की बात है। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते, बर्मा समाज से आते, जिसमें महेश वर्मा जी हैं। देखिए उनको सब कैसा उनकी फाइबर की कुर्सी दी जाती है और वहां मुख्यमंत्री महोदय सोफे पे बैठते। सवाल इस बात का सम्मान की बात है। आज जब पिछड़े समाज को आप सम्मान नहीं देंगे, जिस सम्मान के वो भूखा है वो, भाई आप इस बात को समझिए। और माननीय योगी जी
उन्होंने हमेशा इस समाज को अपमानित किया। उन्होंने कभी हक नहीं दिया, कभी न्याय नहीं दिया। आपने सुना होगा, आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, ठीक है, आप दिखाया, मैं समझ गया आपकी बात। 200 विधायकों ने उनके खिलाफ महेश वर्मा जी, ये जो सम्मान की बात है, ये तो राजनीति में आप जिसे कहते हैं कि प्रॉप्स हैं, यानी कि इनको तो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक जो बड़ी बात है वो ये कि क्या आप लोग जो पहले से इस तरीके के संकेत मिल रहे थे जब राजभर जी बाहर निकल रहे थे, या जब जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उन्होंने अपनी बातें आपके यहाँ पे कही थी, और ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे बात को समझा नहीं जा रहा था। अमित शाह जी, जो कि आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, उन्होंने अलग से बात की थी स्वामी प्रसाद मौर्य से। आप उनको अपने एक तरीके से कोर कमेटी में रखे हुए थे ताकि चुनाव में उनको उनका महत्व दिखाई दे। तो क्या आप लोगों से एक चूक हुई है चुनाव के ठीक पहले, और क्या आप उन संकेतों को नहीं पढ़ पाए जो अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़े वर्ग के लोग आपको लगातार दे रहे थे, जिसमें जातिगत जनगणना का भी सवाल है, वो बहुत मुखर होकर वो मांग उठ रही थी और आप लोगों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया? देखिए, अभी अभिषेक जी, मैं पढ़ रहा था, कोई एक खबर थी, तो उसमें सतीश मिश्रा जी का बयान था, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए उन्होंने कुछ टिप्पणी करी है कि मान सम्मान की बात जो करने वाले लोग हैं, ये तो वो लोग हैं, हमने खैर उनको कुछ भी नहीं कहा ऐसा, लेकिन वो कह रहे थे कि मायावती जी की पैर छू के राजनीति की शुरुआत करने वाले लोगों को जो है इतना बड़ा महत्व दे दिया गया बीजेपी में कि आज की डेट में वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। तो इस तरह की टीका टिप्पणी खैर हमारे तरफ से उनके लिए नहीं ये होगी। वो एक राजनीतिज्ञ हैं, उनका एक राजनीतिक जीवन है, और कई बार वो जनप्रतिनिधि के नाते जो है उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, एक साख बनाई, उनकी साख पे हम कोई बट्टा लगाने की बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं अभिषेक जी करूंगा कि आज की राजनीतिक जो परिवेश है उसमें ये सब चीजें जो है ना, जिस बारे में हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, अब इसकी कोई प्रासंगिकता इसलिए नहीं रही कि अब एक राजनेता जो है वो अभिनेता बन के काम नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने इस देश में विकास का ऐसा बीज बोया कि जो जनता के लिए काम आएगा, जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता के काम को महत्व देगा, जो जनता के साथ जुड़ा रहेगा, जो अपने वर्ग और जाति के लिए कुछ करेगा, निश्चित रूप से उसकी एक प्रासंगिकता जो है किसी भी पार्टी में बनी रहे। मैं वैसे इन सब चीजों से बचता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अकेले नहीं, प्रधानमंत्री जी जाति की पहचान को बहुत महत्व देते हैं। बिहार के चुनाव में उन्होंने अपनी जाति के महत्व को समझाया था, गुजरात के चुनाव में उन्होंने वो जिस जाति समूह से आते हैं उस जाति समूह के बारे में हमें समझाया था, पिछड़े वर्ग को अपनी बातों को के तौर। तो क्या उन्होंने अपनी जातिगत पहचान को लेकर मुखर होकर नहीं बताया था हमें कई सारे चुनाव में? फिर आप अचानक से ये विकास के बीच की बात कैसे करने लगे? नहीं, मैं बिल्कुल आपके बड़े अच्छे वैलिड ये पॉइंट है और अच्छे सवाल हैं और इसके जवाब भी मिलने चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट किया कि हम जिस वर्ग से हैं, जिस वर्ग की एक पिछड़ापन है, उसमें कोई अगर वंचित है, अगर कोई शोषित है, उसको मौका नहीं मिला है, अवसर नहीं मिला है, मैं उसी समाज से ताल्लुक रखता हूं और वो दर्द जानता हूं। अगर उस दर्द 10 सेकंड दे दीजिए सर, 10 सेकंड दे दीजिए सर। और वो दर्द के तहत अगर मैं कुछ कर रहा हूं और उनके लिए आगे बढ़ रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से जो है मैं ये कहूंगा कि ये करने में मुझे फक्र है और गर्व है। लेकिन सवाल है कि वो करके दे रहे हैं यहाँ बिन कुछ किए। आप कब तक इमोशनली लोगों को ये अपनी राजनीति के बहुपास में जो है बांध के रखिएगा? कब तक आप ये कहते रहिएगा कि मैं फलाने जाति का लीडर हूँ, फलाने वर्ग का लीडर हूँ, इसलिए मुझे वोट कीजिए? उनके लिए आप काम कुछ नहीं कीजिए। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ महेश वर्मा जी, 80-20 जब आप बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? तब भी तो दरअसल आपको महेश वर्मा जी कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा सवाल बस है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको इसी से डर लगता है दरअसल कि ये जो अपनी अपनी जाति की मुखरता की पहचान की जो बात है, तभी आप 80-20 की बात करने के लिए आते हैं, तभी आप कहते हैं कि ये चुनाव है, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये चुनाव 80-20 का चुनाव है। मैं 80-20 की बात जो है, ये 80-20 की बात हम इसलिए कर रहे हैं, ये उन 20 वालों को हम जवाब दे रहे हैं। जो 20 की राजनीति हो रही है उस पे 80 की बात हो रही है। ये नहीं है कि हम 80-20 की बात कर रहे हैं, वो इसलिए ये उनका जवाब है 80-20 का, जो हमें जो 20 की राजनीति के तहत हमें 80 पे बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल। निर्मल जी, डॉक्टर साहब, आपके लिए थोड़ा सा वक्त कम है, छोटी सी बात निर्मल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो सवाल मैं पूछ रहा था एक तरीके से महेश वर्मा जी से, कि एक डर बीजेपी के अंदर है क्या कि ये जो बड़ी पहचान है उसमें ही चुनाव हो जाए, यानी कि राम के सहारे 80% के सहारे, 80 बनाम 20 के सहारे, ताकि ये जो छोटे छोटे सवाल हैं, स्वामी का मौर्य का सवाल है, कुशवाहा का सवाल है, राजभर समाज का सवाल है और उनको उनकी हिस्सेदारी न मिलने का सवाल है, ये सवाल बड़ा ना हो पाए। बिल्कुल। देखिए, अभी तक का भारतीय जनता पार्टी का आप उनकी पूरी कैंपेन का केंद्र बिंदु देखेंगे तो वो वही है, या तो मतलब धर्म है उसमें, धार्मिक आधार पर किसी भी तरह से एक वोटर इस तरफ और उस तरफ विभाजित हो जाए, उसमें उनको सबसे ज्यादा फायदा है। बाकी वो उसके साथ साथ अपनी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह का उसको गिनाते जरूर हैं, और वो हो सकता है किया भी हो, उसका लाभ कितना पहुंचा है ये उसका सही आंकड़ा देना बहुत मुश्किल होगा। पर मुख्य जो प्रचार का केंद्र बिंदु है उनका वो वही है कि राम का मंदिर, काशी, मथुरा और हिंदू, तो इसके आसपास उनका पूरा चुनाव अभियान चलता है। दूसरा जो एक और जो खास बात ये है, आप चाहे वो केंद्र के स्तर पर देखें, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री खास करके, उन्होंने जब से वो यहाँ केंद्र में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व की, वो सीधे उनकी कोशिश ये वो बताते हैं कि वो सीधे जनता से बात कर रहे हैं, तो जनता के नेताओं से नहीं बात कर रहे हैं। जैसे अभी महेश वर्मा जी का भी पॉइंट उसी तरफ था कि वो जो जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिला है, और जब हम सीधे सीधे लोगों से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सीधे लोगों से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सीधे लोगों से बात कर रहे हैं, तो बीच में जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या दारा सिंह हैं, चौहान हैं, इनकी जरूरत क्या है? ये पिछले 4-5 साल में इन लोगों को जो सम्मान की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से स्वामी प्रसाद मौर्य वो वाला है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इसी वर्ग में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से आप सांसदों से या विधायकों से आपस में बात करेंगे तो उनका भी ये दर्द निकलेगा, क्योंकि उनको बीच में जो वो एक माध्यम होता था केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व या जनता के बीच में, वो धीरे धीरे उनका महत्व कम होता गया है पिछले 4-5 साल। सर बिल्कुल नहीं वक्त दिया। और सीधे प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता से या डॉक्टर साहब सीधे बात निर्मल जी, इसलिए बिल्कुल प्रधानमंत्री का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और इसी वजह से वो लोगों के बीच में पहुंच पाए हैं, उन्होंने अपनी योजनाओं को पहुंचाने में कामयाबी पाई है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका अपना लोकप्रियता का रिकॉर्ड है जिसके बारे में हम तमाम लोग जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माफी चाहता हूं आपको थोड़ा कम वक्त मिल पाया। महेश वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, निर्मल पाटिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है।